Hi, myself Komal. Welcome to my classes, Literature for All. So today we will discuss T.S. Eliot because ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. So T.S. Eliot के हम सारे MCQs जो भी important हैं वो आज डिस्कस करेंगे for your upcoming exam like TGT, PGT, GIC and UPPCS Assistant Professor एग्जाम एंड ऑल्सो यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज हमने यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो भी ट्रैप्स हैं जो भी क्वेश्चंस हैं PYQs हैं ये जो TS Eliot के बारे में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट today's class. Okay, so T.S. Eliot के literary career and life के बारे में discuss करेंगे. So T.S. Eliot was born in, so he was born in St. Louis and basically he is born in America, United States. Okay, and now T.S. Eliot was originally a citizen of, so T.S. Eliot was originally citizen of the United States क्योंकि United States में ही इनकी जो है वो जन्म हुआ था. So he was mainly a citizen of the United States. T.S. Eliot later he become a citizen of, so T.S. Eliot later become the citizens of United Kingdom. Okay, so ये इनका जो born हुआ था वो हुआ था the United States में, but after that for his literary career and later his life he spent in the United Kingdom. Okay, now T.S. Eliot study at the university in America. So अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी? तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. ओके, विच फिलोसोफर डीपली इन्फ्लुएंस्ड एलियट्स थिंकिंग? सो दैट इज आवर F.R. ब्रैडली जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इनके थिंकिंग से. टी.एस. एलियट अनहैप्पी फर्स्ट मैरिज वॉज विद, तो टी.एस. एलियट की जो है वो 2 मैरिजेस हुए थे. टी.एस. एलियट का जो अनहैप्पी फर्स्ट मैरिज था विद विविन हैगेवुड. ओके, नाउ लाइक टी.एस. एलियट पर्सनल मैरिटल प्रॉब्लम आर ऑफ्टन रिफ्लेक्ट इन हिज, सो इनके जो पर्सनल कई बार मतलब इनके कई सारे जो है वो एक पर्सनल जो भी मैरिज के प्रॉब्लम्स थे वो रिफ्लेक्ट करते थे हिज थीम्स ऑफ द आइसोलेशन एंड डिस्पेयर. ओके, नाउ विच पोएट बिकम एलियट्स फ्रेंड एंड लिटरेरी सपोर्टर इन लंदन? ओके, सो एजरा पाउंड जो हैं वो इनके लिटरेरी मतलब फ्रेंड भी थे, साथ में इनके सपोर्टर भी थे और ये दोनों लंदन में ही मिले थे. एंड एजरा पाउंड ने ही जो है वो द वेस्टलैंड को एडिट किया हुआ है. सो नाउ एलियट कन्वर्टेड टू विच ब्रांच ऑफ क्रिस्टियनिटी इन 1927. सो टी.एस. एलियट जो है वो कन्वर्ट हो गए थे 1927 में, इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था तो ये एक एंग्लिकन्स बन गए थे आफ्टर ही स्विचेस टू क्रिस्टियनिटी. ओके, नाउ टी.एस. एलियट लेटर पोइट्री वॉज स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय, सो इनका जो लेटर स्ट्रांगली जो मतलब पोइट्री इन्होंने जितनी भी लेटर पोइट्रीज लिखी हैं लाइक द वेस्टलैंड एंड मेनी अदर्स पोइट्री विच ही राइट इन हिज लेटर टाइम. सो ये इन्फ्लुएंस था आपका रिलीजियस फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी से, मतलब इनके जो भी आपने देखे होंगे द वेस्टलैंड है एंड मेनी अदर्स पोइट्री जो उन्होंने लिखी हुई है अपनी लेटेस्ट लाइफ में, सो वो सारी रिलीजन्स के फेथ पे और स्पिरिचुअलिटी पे उन्होंने लिखी हुई हैं. ओके, विच वुमन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन इमोशनल इन्फ्लुएंस ऑन एलियट फॉर मैनी ईयर्स? ओके, सो कौन सी ऐसी वुमेन है, क्या नाम है उन वुमेन का जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं टी.एस. एलियट के इमोशनल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको? सो दैट इज एमिली हेल. ओके, टी.एस. एलियट एक्सपीरियंस इन लंदन कंट्रीब्यूटेड टू हिज डिस्पाइट. ओके, सो टी.एस. एलियट का जो भी एक्सपीरियंस था लंदन में और जो भी चीज़ें वो फील कर पाए थे तो वो ये अर्बन डिके एंड लोनलेस था जो काफ़ी ज़्यादा ये फील करते थे व्हेन ही केम टू लंदन एंड लाइक सी द ऑल अर्बन लाइवलीहुड. ओके, नाउ टी.एस. एलियट इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न फिलोसफी इज विजिबल. ओके, सो टी.एस. एलियट काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफीज दोनों को ही अपने वर्क्स में मेंशन करते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न फिलोसफी में आपके इंटरेस्टेड थे. ये कैसे दिखता है? सो इन्होंने द वेस्ट लैंड में उपनिषद एंड बुद्धिज्म का जो है काफ़ी रेफरेंस लिया है और वहाँ से इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर पूरा एक सेक्शन जो है वो डेडिकेट किया है बुद्धिज्म एंड उपनिषद को द वेस्ट लैंड पोएम में. सो रेफरेंस टू द बुद्धिज्म एंड उपनिषद इन द वेस्टलैंड पोएम. ओके, सो इससे दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न फिलोसफी में भी इंटरेस्ट रखते थे. विच वर्ल्ड इवेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एलियट सेंस ऑफ क्राइसिस, कल्चरल क्राइसिस? ओके, सो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल क्राइसिस को आपके एलियट के. नाउ एलियट सेकेंड वाइफ वॉज, तो एलियट के जो सेकेंड वाइफ हैं उनका नाम था वेलरे एलियट. ओके, नाउ व्हाट वाज टी.एस. एलियट स्टैंड्स फॉर? तो जो टी.एस. एलियट है उसमें जो टी.एस. है उसका मीनिंग है थॉमस एटन. ओके, तो थॉमस एटन एलियट इनका पूरा नाम है, फुल नेम. टी.एस. एलियट was born in, so we already discussed that T.S. Eliot was born in USA and after that he came to London and spent his later life in like United Kingdom, London. Okay, in which year was Eliot born? So Eliot born in 1888. Okay, now which famous poem by T.S. Eliot begin with the April is the cruelest month? Okay, so it is the Wasteland. इनका बहुत ही फेमस पोएम है जो कि है द वेस्टलैंड. उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो इन्होंने यही उसकी जो है फर्स्ट लाइन है द अप्रैल इज द क्रुएलेस्ट मंथ. अच्छा, ये रेफरेंस लिया गया है आपके द कैंटरबरी टेल्स जो कि जॉफरी चौसर का था. तो जॉफरी चौसर ने उसमें लिखा है द अप्रैल इज द लाइक वाइसेस्ट और हैप्पीएस्ट मंथ. सो इन्होंने वहाँ पे उस चीज़ का रेफरेंस उठाते हुए यहाँ पर उसको क्रुएलेस्ट मंथ कहा हुआ है. नाउ T.S. Eliot won the Nobel Prize in Literature in which year? Okay, so he won Nobel Prize in the year 1948. Okay, T.S. Eliot become a British
British citizen in, so he became a British citizen in 1927. So इनको British citizenship मिली थी 1927 में. Okay, now T.S. Eliot is mainly associated with, okay, so he mainly associated with modernism. We all know that T.S. Eliot and Ezra Pound, they are all the modernist writers or poets. Okay, now which university did T.S. Eliot attend? So T.S. Eliot attend Howard University, like we already discussed. The love song of J. Alfred Prufrock, so was written by, so it is written by our T.S. Eliot. इनकी बहुत फेमस पोएम है. ओके, और ये जो पोएम है ये आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही है. तो which of these is a play written by T.S. Eliot? So like we all know, Hamlet is by Shakespeare and Dr. Faustus is by like Christopher Marlowe. So the Murder in the Cathedral is a play that is written by T.S. Eliot. Okay, T.S. Eliot worked for which publishing house? So he worked for Faber publishing house. T.S. Eliot died in, so T.S. Eliot died in 1965. Oh, okay, he is born in 1888 and he died in 1965. Okay, now T.S. Eliot received the Nobel Prize in which year? So we all know T.S. Eliot won Nobel Prize in 1948. T.S. Eliot received the Nobel Prize mainly for his contribution. So he received the Nobel Prize for his modern poetry and criticism. So he is a modernist writer, and for his modern poetry and criticism, he won the Nobel Prize in 1948. Okay, now which publishing house was closely associated with T.S. Eliot career? So we all know like Faber is the publishing house for which T.S. Eliot write or published. T.S. Eliot was also famous for, so T.S. Eliot was also famous for literary critic. Okay, so in his earlier life he wrote many poetries, and now then in the later of his life he do criticism and his poetry both. T.S. Eliot belonged mainly to which literary movement? So he belonged to modernist. He is a modernist poet or a critic. Which long poem by T.S. Eliot deal with the spirituality and cultural crisis after World War II? Like we all know, after the crisis of World War First, and after the crisis of all the thing that happened in the World War First, he write his most famous and a long poem, that is The Wasteland. Okay, which work of T.S. Eliot is divided into 4 parts and reflect philosophical thoughts? So that is 4 quartets. ओके, सो ये है इनका जो है जो रिफ्लेक्ट करता है इनके फिलोसफिकल थॉट्स को. इसमें जो है वो 4 आपके पोएम्स थे, और यही इनका जो है वो सबसे पहला जो है वो इनका रिफ्लेक्ट करता है फिलोसफिकल थॉट्स को. ओके, नाउ T.S. Eliot वर्क एज एन एडिटर फॉर, सो T.S. Eliot वर्क फॉर एन एडिटर as an editor for the Criterion. Okay, now which honor beside the Nobel Prize was awarded to T.S. Eliot? So apart from the Nobel Prize that he won in 1948, he also won the Order of Merits. Okay, now which is generally considered Eliot's greatest major poem? So we all know that The Wasteland is his major and long poem which he is known for. Okay, which poem is regarded as Eliot's first major success? So the love song is the first major success poem. Okay, successful poem. Which of the following is considered a minor poem by Eliot? So इनके बहुत सारे माइनर पोएम हैं, और उसमें से मेरीना जो है इनका एक माइनर पोएम है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है. सो प्लीज कंसिडर इट एज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ विच मेजर पोएम एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? सो द मॉडर्न सिविलाइजेशन क्राइसिस जो इन्होंने दिखाया है वो है द वेस्टलैंड पोएम. और विच पोएम इज फेमस फॉर द लाइन दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड्स एंड? सो ये है आपका द हॉलो मैन, एक पोएम है इनकी जिसमें इन्होंने लाइक ये फेमस लाइन यूज किया है, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एलियट्स 4 क्वार्टेट्स? सो ये आपका है द बर्न्ट नॉर्टन, ये आपका जो है वो 4 जो पोएम्स है उसमें से एक है. नाउ विच पोएम इज एलियट रिफ्लेक्ट्स अर्बन बॉर्डम एंड मोनोटनी? ओके, सो दिस इज प्रेल्यूड्स जो है वो ये इनका पोएम है जिसमें इन्होंने बॉर्डम एंड मोनोटनी को दिखाया हुआ है. विच मेजर पोएम मार्क Eliot religion and spiritual turn? Okay, so that is ours. एश वेडनेसडे में इन्होंने जो है वो अपना रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टर्न को दिखाया है, और इसके बाद ही इन्होंने 1927 में अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया था. विच पोएम इज सेंटर्ड ऑन हेजिटेशन एंड सेल्फ डाउट? ओके, सो दैट इज द लव सॉन्ग जो है पोएम है जो है इनका, उसमें ये दिखाते हैं अपने हेजिटेशन को, अपने सेल्फ डाउट को. ओके, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू. लिटिल ग्रेडिंग इज अ फाइनल सेक्शन. सो 4 पोएम्स है जिसमें से हमने बर्ड नॉर्टन पढ़ा था, इसके अलावा एक और पोएम है जो कि है लिटिल ग्रेडिंग. तो ये आपका 4 क्वार्टर्स का भी एक पोएम है जो कि लास्ट पोएम है उस 4 पोएम में से.
विच उपनिषद वर्ड अपीयर्स इन द वेस्ट लैंड। सो इट इज शांति शांति शांति, 3 बार इन्होंने शांति 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 को रिपीट किया हुआ है। सो ये एक उपनिषदिक वर्ड है जो इन्होंने यूज किया हुआ है द वेस्ट लैंड के सबसे एंड लाइन में। आई विल शो यू fear in the handful of dust, so appear in these line appears in the wasteland। okay, the wasteland की ये line है I will show you fear in the handful of dust। okay, Eliot technique of using reference from many cultures and texts is called stream of consciousness, textuality and sentimentalism and naturalism। okay, so intertextuality ही एक टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, कई सारे टेक्स्ट से रेफरेंस लेते हैं एंड देन उसको अदर टेक्सेस में यूज किया जाता है। तो ही यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेज एंड कल्चरल एंड टेक्सेस, सो इट इज शोज दैट ही यूज्ड मेनली इंटरटेक्चुअलिटी। विच मेजर पोएम मार्क एलियट रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टर्न। सो एज वेडनेसडे में इन्होंने रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टर्न के बारे में लिखा हुआ है। विच पोएम इज सेंट्रल ऑन हेजिटेशन एंड सेल्फ डाउट। ओके, द लव सॉन्ग पोएम जो है इनका, उसमें इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी यूज किया है और साथ में हेजिटेशन एंड सेल्फ डाउट को इन्होंने दिखाया है। लिटिल गिडिंग इज अ फाइनल सेक्शन ऑफ 4 क्वार्टर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पोएम बाय टी एस एलियट। सो कौन सा इसमें से मेजर पोएम नहीं है टी एस एलियट का। सो 4 क्वार्टर्स भी हमारा मेजर पोएम है, द वेस्टलैंड भी है, द हॉलो मैन भी है। सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो इनका मेजर पोएम नहीं है। आई थिंक ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। विच पोएम कंबाइंस फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन विद म्यूजिकल स्ट्रक्चर। ये भी शायद 4 क्वार्टर्स जो है वो इनका मेजर जो है वो म्यूजिकल स्ट्रक्चर को कंबाइन करता है। ओके, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया आज। एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। और मैं ऐसे ही बहुत सारे PYQs लाती रहूँगी जो कि GIC के जितने भी राइटर्स हैं, GIC एग्जाम जो होने वाला है उसके जितने भी राइटर्स हैं, TGT PGT UGC नेट एंड अदर जितने भी एग्जाम्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से हैं, वो सारे आपके इससे कवर हो जाएंगे। एंड आप अपना थ्योरी कहीं से भी कवर कर सकते हैं। एंड देन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन कम टू माय चैनल एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। थैंक यू सो मच।